हेलो स्टूडेंट्स, तो टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट क्रैमर्स रूल। में जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि डिटर्मिनेंट से हमारे पास लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के दो तरीके हैं। वन, इट कुड बी सॉल्व विद द हेल्प ऑफ मैट्रिसेस, जो हमने लास्ट टाइम देखा, दैट इज एक्स इज इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। एंड सेकंड इज क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स। ओके, तो अगर आपको याद हो तो इन द वेरी फर्स्ट लेक्चर ऑफ मैट्रिसेस मैंने आपको बताया था कि मैट्रिसेस और डिटर्मिनेंट का काम कहाँ पे है। डिटर्मिनेंट में हमने पढ़ा था कि व्हाट इज़ एक्चुअली ए डिटर्मिनेंट। तो इफ़ देर आर टू इक्वेशंस, रिकॉल करने के लिए a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। लेट अस सपोज ये दो इक्वेशंस हैं, तो जब आप इन्हें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के कंसेप्ट से सॉल्व करते हो तो क्या आता है, x अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ b1 c1 b2 c2, ये आप अपने डिटर्मिनेंट्स के फर्स्ट नोट्स चेक कर सकते हो, माइनस वाई अपॉन a1 c1 a2 c2 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन a1 b1 a2 एंड b2। ओके, तो इस तरह से जब हम एक्स वाई की वैल्यूज़ निकालने की कोशिश करेंगे व्हेन देयर इज अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो दिस इज़ हाउ डिटर्मिनेंट कम्स इनटू प्ले। इस तरह का आपके पास डिटर्मिनेंट में आंसर आता है। ओके, लेकिन हम यही बात हम करने वाले हैं किसके लिए, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस एंड थ्री वेरिएबल्स के लिए। कि लेट अस सपोज हमारे पास तीन वेरिएबल्स हैं, दैट इज़ एक्स वाई एंड जेड, दैट इज़ एक्स वाई एंड जेड ओवर there। ओके, तो लेट अस सपोज हमारे पास थ्री इक्वेशंस है। फर्स्ट इज a1x प्लस b1y प्लस c1 z is equals to d1। second is a2x plus b2y plus c2 z is equals to d2 and third is a3x plus b3y plus c3 z is equals to d3। ओके, तो इसी तरह से जब आप x अपॉन डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू वाई अपॉन डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू जेड अपॉन डिटर्मिनेंट इज इक्वल्स टू 1 अपॉन डिटर्मिनेंट लिखोगे तो हमारे पास यहाँ पे चार डिटर्मिनेंट सेक्शन में आएंगे। हम चारों को डिफरेंट डिफरेंट नाम देते हैं। तो देयर विल बी सेम एज दिस कंसेप्ट। लेट अस सपोज ये हम डेल्टा बोल दें, ये डेल्टा 1 डेल्टा 2। ओके, तो डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी, डेल्टा की वैल्यू आएगी सिंपली देयर विल बी द कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स। तो a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 and c3। okay, there will be delta 1 will be equals to d1 d2 d3, delta 1 will be d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। then there will be delta 2 will be equals to a1 a2 a3 d1 d2 d3 c1 c2 and c3। okay, this will be the value of delta 2 and there will be delta 3 also। तो आप समझ ही गए होगे आप अभी तक के क्या लिख रहा हूँ मैं। this will be b1 b2 b3 and here it will be d1 d2 d3। okay, तो अगर हम यहाँ पे देखें तो एक्चुअल में ये क्या बनाया मैंने डेल्टा, ये क्या बनाया मैंने डेल्टा 1 और ये मैंने क्या बनाया डेल्टा 2। ओके, ये क्या बनाया डेल्टा 1 और ये क्या बनाया मैंने डेल्टा 2। तो अगर हम x की वैल्यू देखेंगे तो दैट विल बी डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, क्योंकि ये डेल्टा 1 यहाँ पे जाएगा तो दैट विल बी डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। अगर आप y की वैल्यू देखोगे तो दैट विल बी डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। बाय सेम कंसेप्ट ओवर हियर, वैल्यू ऑफ x विल बी इक्वल्स टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y will be equals to delta 2 upon delta and z will be equals to delta 3 upon delta। this is what is called as Cramer's rule। this is what is called as Cramer's rule। ओके, तो अगर आपको सिस्टम सिंपल तीन ही इक्वेशंस गिवन है तो इन तीनों को, तीन वेरिएबल्स की इक्वेशंस को सॉल्व करने का तरीका क्या होता है कि आप यहाँ से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालो। लेट अस सपोज मैं z की वैल्यू निकाल लूँ और उस z की वैल्यू मैं इन दोनों इक्वेशंस में पुट कर दूंगा, तो ऑटोमेटिकली ये दोनों की दोनों इक्वेशंस x और y में रह जाएंगी। आप इन दोनों को सॉल्व करोगे एंड देन थर्ड विल आल्सो बी सॉल्व। ये तरीका होता है। जब आप ये करते जाओगे सेम एज जैसा हमने टू वेरिएबल्स में किया था, तो आपके पास यही चीज़ निकल के आएगी। एंड फ्रॉम हेयर द वे ऑफ रिमेंबरिंग इट इज़ कि x इज इक्वल्स टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y इज इक्वल्स टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा एंड z इज इक्वल्स टू डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा। अब डेल्टा क्या है, डेल्टा इज सिंपली डिटर्मिनेंट ऑफ ऑल द कोफिशिएंट्स ऑफ वेरिएबल्स, x के कोफिशिएंट्स, y के कोफिशिएंट्स, z के कोफिशिएंट्स। अब डेल्टा 1 क्या है,
x की जगह पे कांस्टेंट जो हमारे पास इस साइड थे d1 d2 d3 और y और z के कोफिशिएंट्स एज इट इज़। डेल्टा टू क्या है, y की जगह पे कांस्टेंट्स बाकी दोनों एज इट इज़, और डेल्टा थ्री क्या है, z की जगह पे कांस्टेंट्स एंड x एंड y as it is. Okay, so this is how to remember the Cramer's rule. Cramer's rule actually that is for the name of inventor. Okay, name of inventor से हमारे पास x is equals to delta 1 upon delta, y is equals to delta 2 upon delta and z is equals to delta 3 upon delta. Okay, तो इसकी एक छोटी सी एप्लीकेशन बताता हूँ आपको कि लेट सपोज हमारे पास एक क्वेश्चन हो, there is 2x plus y is equals to 7, 3x minus 2y is equals to 7. Let us suppose हमारे पास दो इक्वेशन है, 2x plus y is equals to 7 and 3x minus 2y is equals to 7. तो सबसे पहले हमें क्या पता करना है, तीन चीज़ें, डेल्टा, डेल्टा 1 एंड डेल्टा 2. तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा, डेल्टा विल बी अ डिटर्मिनेंट, और वो कौन सा डिटर्मिनेंट होगा, सिंपल जो वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स है 2 1 3 एंड माइनस 2. Then there will be delta 1. Delta 1, what will be delta 1? Delta 1 is कि आप x की जगह पे क्या रखो, कांस्टेंट, और बाकी एज इट इज़. एंड डेल्टा 2 विल बी कि आप y की जगह पे क्या रखो, कांस्टेंट्स, एंड x के कोफिशिएंट्स दे विल बी एज इट इज़. ओके, so solving it, delta here will be minus 7, delta here delta 1 here will be minus 21 and delta 2 here will be, that will be equals to minus 7. Okay, so that means x की वैल्यू क्या होगी, delta 1 upon delta, so this will be minus 21 upon minus 7, so this will be equals to 3, and y will be equals to delta 2 upon delta, so this will be equals to minus 7 upon minus 7, so that will be equals to 1. So x is equals to 3 and y is equals to 1 will be our answer. This is how to use Cramer's rule for सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल्स. अब ये में एक एग्जांपल से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 3 वेरिएबल्स के लिए पढ़ेंगे. ओके, लेट अस सपोज हमारे पास 3 वेरिएबल्स की कोई इक्वेशंस आ जाएं. सपोज द क्वेश्चन इज x minus 3y plus 5z is equals to 4, 2x minus 6y plus 10z is equals to 11, 3x minus 9y plus 15z is equals to 12. Let us suppose these are the equations given to us. Find the value of x, y and z using Cramer's rule. Find the value of x, y and z using Cramer's rule. Okay, तो क्या करेंगे, सबसे पहले we'll write the value of delta. डेल्टा की वैल्यू क्या आएगी, सिंपल वेरिएबल्स के कोफिशिएंट 1 minus 3 5 2 minus 6 10 3 minus 9 and 15. Then there will be delta 1. delta 1 क्या होगा, y और z के कोफिशिएंट्स एज इट इज़ रहेंगे, minus 9 5 10 15, x की जगह पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट. ओके, देन देयर विल बी डेल्टा 2. डेल्टा 2 विल बी इक्वल्स टू, अब x और z क्या रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे, और वेरिएबल y की जगह पे क्या आ जाएगा, कांस्टेंट, तो दैट विल बी 4 11 एंड 12 over here. Then there will be delta 3, तो delta 3 will also be equals to x और y के कोफिशिएंट्स एज इट इज़ रहेंगे 1 2 3 minus 3 minus 6 minus 9, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 11 एंड 12. ओके, तो आप वीडियो को पॉज करके आप इन सब डिटर्मिनेंट्स को सॉल्व करोगे और फिर आप टैली करना. ओके, तो व्हाट विल बी its value, तो डेल्टा over here will be 1 2 3 minus 3 minus 6 minus 9 5 10 15 and its value will be coming out to be 0. Its value will be coming out to be 0 over here. Okay, then there is delta 1. The value of delta 1 will be, again अगर आप कैलकुलेट करोगे तो this will be 0, delta 2 will be 0 and delta 3 will be equals to 0. ओके, तो अब क्या हो गया, ये एक पर्टिकुलर केस बन गया वेयर डेल्टा इज इक्वल्स टू 0, डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू 0, डेल्टा 2 इज इक्वल्स टू 0 एंड डेल्टा 3 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0. नाउ वी हैव टू थिंक कि इसको कैसे इंटरप्रेट करना है. इसका क्या मतलब है कि जब सारे के सारे जीरोज आ रहे हैं तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स वाई एंड जेड. ओके, तो यहाँ से समझने के लिए हम थोड़ा सा बैक स्टेप जाते हैं. आपने 10th क्लास में पढ़ा होगा, देयर आर 2 सिस्टम ऑफ इक्वेशंस, वन इज़ कंसिस्टेंट एंड अदर वन इज़
इनकंसिस्टेंट। सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दो तरह के होते हैं, आइदर दे आर कंसिस्टेंट और दे आर इनकंसिस्टेंट, है कि नहीं। इनकंसिस्टेंट का मतलब होता है कि देयर इज़ नो सोल्यूशन, ठीक है। आपको ये भी याद होना चाहिए कि अगर तो दो वेरिएबल्स में हमने इक्वेशन लिखी है तो दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ लाइन, अगर तीन में लिखी है तो दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ प्लेन। ओके, अगर दो में इक्वेशन, दो वेरिएबल्स में अपनी इक्वेशन लिखी है तो दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ लाइन, अगर तीन वेरिएबल्स यूज़ किए हैं तो दैट इज़ रिप्रेजेंटिंग अ प्लेन। नो सोल्यूशन का मतलब होता है आइदर पैरेलल लाइंस, अगर तो वो क्या है दो वेरिएबल सिस्टम है, और पैरेलल प्लेन्स अगर वो क्या है थ्री वेरिएबल सिस्टम। अगर तीन वेरिएबल सिस्टम है तो दैट रिप्रेजेंट्स पैरेलल प्लेन्स, इफ दैट इज टू वेरिएबल सिस्टम तो दैट रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। तो मतलब क्या होता है इनकंसिस्टेंट का, देयर इज नो सोल्यूशन। कंसिस्टेंट के दो मीनिंग्स होते हैं, आइदर देयर इज अ यूनिक सोल्यूशन और दे आर इनफाइनाइट solutions or they are having infinite solutions. Okay, दो चीज़ें थी, यूनिक सोल्यूशन और there will be infinite solution. infinite solution का मतलब होता है coinciding, कि जो लाइंस थी या प्लेन्स थे दोनों के दोनों क्या थे, coinciding थे। तो एक एग्जांपल से अगर a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 है, एंड सेकेंड इज a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0, तो ये कंसिस्टेंट यूनिक सोल्यूशन कब होता है, व्हेन a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, दिस इम्प्लाइज वी आर हैविंग अ यूनिक सोल्यूशन। यही था, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2 है, तो दैट मीन्स दे आर पैरेलल, मीन्स नो solution. And if it is a1 upon a2 is equals to b1 upon b2 is equals to c1 upon c2, that means they are coinciding and means infinite solutions. यही चीज़ें थी जो आपने क्लास 10th में पढ़ी थी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस में, कि देयर कुड बी थ्री टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, यूनिक, पैरेलल एंड कोइंसाइडिंग। यूनिक के लिए कंडीशंस ये वाली होती हैं, पैरेलल के ये वाली, और कोइंसाइडिंग के लिए ये वाली। ओके, तो इन्हीं सिस्टम्स को यूज़ करके विल फाइंड आउट कि व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन कुड बी इंटरप्रेटेड व्हेन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ लैम्डा, डेल्टा, डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 इज गिवन टू यू। ओके, सो नाउ कंडीशंस कुड बी लाइक दिस। फर्स्ट कंडीशन क्या हो सकती है कि इफ़ डेल्टा इज़ नॉट इक्वल्स टू जीरो। लेट अस सपोज जो हमने डेल्टा फाइंड आउट किया, यानी कि वेरिएबल्स का जो डिटर्मिनेंट पता किया, लेट अस सपोज दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। ओके, लेट अस सपोज दैट इज़ नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। तो अगर डेल्टा नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो है तो एक्स क्या हो जाएगा, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, वाई क्या हो जाएगा, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, और जेड क्या हो जाएगा, डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा, है ना। लेट अस सपोज डेल्टा कुछ नॉन ज़ीरो है, सपोज डेल्टा की वैल्यू 2 है। अब डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 कुछ भी हो, ये चाहे 0 हो, चाहे 1 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, ये चाहे 0, 1, 2, 3, 4, ये चाहे माइनस, नेगेटिव, प्लस कुछ भी हो, हमें पता है कि अगर डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0 आएगा तो हमारे पास एक्स का कुछ ना कुछ आंसर तो आ जाएगा। एक्स विल नॉट बी अ अनडिफाइंड थिंग। अगर तो डेल्टा 0 होता तो ये नॉट डिफाइंड बनने के चांसेस थे, लेकिन अगर डेल्टा 0 ही नहीं है तो मीन्स समथिंग इज टू बी डिवाइडेड बाय सम नॉन ज़ीरो, तो मीन्स देयर विल बी सम आंसर, सो मीन्स देयर विल बी अ unique solution. There will be a unique solution. Okay, there will be a unique solution over there. Okay, तो आपने ये इंटरप्रेट कर लेना कि अगर आपको कंडीशन गिवन गया कि डेल्टा इज नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, तो सिंपल दैट मीन्स के there is having a unique solution, we are having a unique solution. Okay, now second thing that comes to our mind over here is कि अगर क्या हो जाए, डेल्टा 0 हो जाए तो second condition is कि if delta is equals to 0, then there will be further two sub conditions. डेल्टा 0 होने से क्या हो सकता है, दो कंडीशंस हो सकती हैं। पहली कंडीशन क्या होगी कि if डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 all are also 0। डेल्टा तो 0 है ही,
डेल्टा वन भी क्या है ज़ीरो है, डेल्टा टू भी क्या है ज़ीरो है, डेल्टा थ्री भी क्या है ज़ीरो है। या क्या हो सकता है, व्हेन डेल्टा फर्स्ट इज डेल्टा इक्वल्स टू ज़ीरो, तो डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री तीनों के तीनों क्या है ज़ीरो है। या क्या हो सकता है कि इफ़ एट लीस्ट वन ऑफ डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री आर नॉन जीरो, एफ एट लीस्ट वन ऑफ डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री आर नॉन जीरो। मतलब इनमें से हो सकता है तीनों के तीनों नॉन जीरो हो जाएं, या ऐसा हो सकता है कि उनमें से कोई एक ऐसा हो जो कि क्या हो नॉन जीरो। ओके, तो सबसे पहले हम इस कंडीशन की बात करते हैं, कंडीशन की कि अगर ऐसा हो तो लेट अस सपोज क्या हो गया, हमें पता है कि इस कंडीशन के लिए x विल बी इक्वल्स टू डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, वाई विल बी इक्वल्स टू डेल्टा टू अपॉन डेल्टा एंड z विल बी इक्वल्स टू डेल्टा थ्री अपॉन डेल्टा। ओके, अब अगर क्या हो जाए कि डेल्टा तो हमें पता है कि अपनी कंडीशन में इसमें क्या है ज़ीरो है, डेल्टा वन अगर क्या हो जाए नॉन जीरो, सपोज डेल्टा वन नॉन जीरो, तो x क्या हो जाएगा समथिंग अपॉन जीरो दैट इज़ नॉट डिफाइंड, है कि नहीं। अगर y के लिए सपोज डेल्टा टू ज़ीरो हो जाए तब भी ये क्या बन जाएगा नॉट डिफाइंड, अगर डेल्टा थ्री ज़ीरो हो जाए तब भी ये क्या बन जाएगा नॉट डिफाइंड। अगर आंसर में x y और z में अगर तीनों में से कोई एक चीज़ नॉट डिफाइंड बन गई तो मतलब एवरीथिंग इज़ नॉट डिफाइंड, द कंप्लीट सोल्यूशन इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, तो एटलीस्ट वन का मतलब कि इनमें से कोई एक नॉन जीरो होगा, वह नॉन जीरो विल बी डिवाइडेड बाय जीरो, तो आंसर विल बी नॉट defined. तो answer simple, the meaning over here will be if delta is equals to 0 and at least one of delta is not equals to 0, so that means not defined means system is inconsistent, means the planes are parallel, means there is no solution। मतलब कि प्लेन्स पैरेलल हैं और इनमें अगर पैरेलल हैं तो मीन्स देयर विल बी नो सॉल्यूशन। तो अपने जो क्वेश्चन था, क्वेश्चन में क्या था, डेल्टा इज इक्वल्स टू जीरो एंड डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री और ऑल्सो जीरो, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पे किस कंडीशन की बात कर रहे हैं कि एटलीस्ट वन ऑफ डेल्टा वन डेल्टा टू डेल्टा थ्री इज नॉट इक्वल्स टू जीरो, तो दैट मीन्स सिस्टम इज इनकन्सिस्टेंट, मीन्स देयर आर नो सॉल्यूशंस। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड की, जब क्या था डेल्टा वन इक्वल्स टू डेल्टा टू इक्वल्स टू डेल्टा थ्री इज इक्वल्स टू डेल्टा और सब के सब क्या हैं ज़ीरो, तब क्या होगा। ओके, तब क्या होगा, हमने पढ़ा कि x क्या होता है डेल्टा वन अपॉन डेल्टा, y क्या होता है डेल्टा टू अपॉन डेल्टा और z क्या होता है डेल्टा थ्री अपॉन डेल्टा। दिस इम्प्लाइज x डेल्टा वन इज इक्वल्स टू x इंटू डेल्टा, डेल्टा टू इज इक्वल्स टू y इंटू डेल्टा एंड डेल्टा थ्री इज इक्वल्स टू z इंटू डेल्टा। यही बन जाएगा कि x1 इज इक्वल्स टू x इंटू डेल्टा। अब क्या है, अब डेल्टा वन भी ज़ीरो है डेल्टा भी ज़ीरो है, तो क्या x की वैल्यू कोई रोल प्ले कर रही है, बिल्कुल नहीं। डेल्टा भी ज़ीरो है डेल्टा टू भी ज़ीरो है, तो क्या y की वैल्यू कोई रोल प्ले कर रही है, बिल्कुल नहीं। डेल्टा थ्री डेल्टा ये दोनों ज़ीरो हैं, तो z की वैल्यू क्या किसी काम की है, नहीं। तो मीन्स x y z can attain any value but the answer will be same। मतलब कुछ भी रख दो उनकी वैल्यूज़ तो आंसर विल बी सेम। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि अगर ऐसा हो गया कि एक्स वाई जेड की वैल्यूज़ कुछ भी रख दो, मतलब रियल नंबर से रियल लाइन नंबर से उठा के कुछ भी वैल्यू रख दो, एक्स वाई जेड विल बी द आंसर्स विल बी सेम, द कंडीशन विल बी सेम, दैट मीन्स देयर आर इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस का क्या मतलब होता है कि प्लेन्स आर coinciding, means the planes are coinciding, means the planes are coinciding over here. Okay, so this is what is the concept of infinite solutions. Okay, तो means अगर तो क्या हो जाए, सारे के सारे क्या हो जाए, ज़ीरो हो जाए, तो means there are infinite solutions. If any one of them is non-zero means there is no solution, and if delta is not equals to zero means there is unique solution over there.
ओके तो अपने केस में क्या था कि डेल्टा 1 इज इक्वल्स टू डेल्टा 2 इज इक्वल्स टू डेल्टा 3 इज इक्वल्स टू 0, तो मीन्स द आंसर इज देयर आर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। आप कितने भी आंसर्स वो हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, देयर आर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस टू द इक्वेशन ओवर देयर। ओके तो दिस इज हाउ टू फाइंड आउट द how to use the Cramer's rule in order to find out the answers for system of equations over there. Okay, now another question could be, हम एक और क्वेश्चन यहाँ पे ट्राई करेंगे। क्वेश्चन इज 2x minus y plus z is equals to 4. Second equation is x plus 3y plus 2z is equals to 12, and another is 3x plus 2y plus 3z is equals to 10. Check if the system is consistent. If consistent, find the answers. If inconsistent, देन टेल येस और नो। ओके सपोज ये क्वेश्चन है, तो हमें पता करना है कि सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट और नॉट। सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट और नॉट के लिए सबसे पहले हमें पता करने की ज़रूरत पड़ेगी वैल्यू ऑफ डेल्टा। ओके डेल्टा कुड बी 1 -1 1 1 3 2 3 2 एंड 3। आप वीडियो को पॉज करके इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करोगे तो वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, दिस डिटर्मिनेंट विल बी इक्वल्स टू 0। ओके अब अगर डेल्टा 0 है तो हम अभी तक ये इस कंडीशन में नहीं है कि हम बता पाएँ कि वेदर द सिस्टम इज़ कंसिस्टेंट और नॉट। हमें चेक करना पड़ेगा कि व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ डेल्टा 1, डेल्टा 2 एंड डेल्टा 3। डेल्टा इक्वल्स टू 0 पे दो चीज़ें हो सकती हैं, आइदर देयर कुड बी इनफाइनाइट सॉल्यूशन और द सिस्टम कुड बी इनकंसिस्टेंट। तो हमें कैसे पता चलेगा? अगर तीनों में से कोई एक नॉन ज़ीरो आ गया तब तो इनकंसिस्टेंट, अगर तीनों के तीनों ज़ीरो आ गए तो मीन्स दे आर हैविंग एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ओवर देयर। ओके तो हम क्या करते हैं, हम डेल्टा 1 पता करते हैं। डेल्टा 1 क्या होगा? दैट विल बी 4 12 10 -1 3 2 1 2 एंड 3। ओके अगर हम डेल्टा पता करोगे, डेल्टा 1 पता करोगे तो दिस विल बी इक्वल्स टू, अगर आप इसे वीडियो को पॉज करके सॉल्व करके देखोगे तो दैट इज़ गोइंग टू बी 30। अब क्या हो गया? delta 1 is not equals to 0 and delta is equals to 0. That means x is equals to delta 1 upon delta is equals to not defined. Not defined का मतलब कि system is inconsistent. System is inconsistent means no solution will be there. Means there will be no solution. Okay. ओके सो दिस इज़ हाउ टू यूज़ द क्रैमर्स रूल। अगर आपने हम तो दोनों की हम जो मेथड्स हमने पढ़े हैं टू सॉल्व द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, हम दोनों का अगर कंक्लूजन निकालें तो क्या था? जो फर्स्ट था हमारे पास गॉस जॉर्डन्स मेथड, उसमें क्या था? एक्स लड़ा सपोज a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल्स टू d1। ये हमारे पास एक इक्वेशन थी। a2x प्लस b2y plus c2z is equals to d2 and a3x plus b3y plus c3z is equals to d3। तो इसको सॉल्व करने के हमने अभी दो तरीके देखे हैं। वन इज़ गॉस जॉर्डन मेथड एंड सेकंड इज़ क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल मैंने आपको बताया था कंपटीशन के लिए इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आपको सिर्फ और सिर्फ गॉस जॉर्डन मेथड पूछा जाएगा, क्रैमर्स रूल आपसे नहीं पूछा जाएगा। अब गॉस जॉर्डन मेथड में क्या था कि आप तीन मैट्रिसेस लिखोगे। देयर विल बी ए मैट्रिक्स विच विल बी a1 a2 a3 b1 b2 b3 c1 c2 and c3। okay then there will be a matrix x which will be equals to x y z, and there will be a matrix b which will be equals to d1 d2 d3। ओके तो सोल्यूशन क्या होगा कि x विल बी इक्वल्स टू a इनवर्स b। तो आपने क्या करना है,
x पता करना है, a इनवर्स पता करना है और उसे b से इंटू बी से मल्टीप्लाई करना है, तो द आंसर हेयर विल बी 3 क्रॉस, इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 3, इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 1, इसका ऑर्डर क्या है 3 क्रॉस 1। तो a इनवर्स इंटू बी क्या आएगा 3 क्रॉस 1 आएगा। एंड सिमिलरली यू कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ x, y एंड z। ओके, और यू कैन से x इज इक्वल्स टू एडजॉइंट a अपॉन a डिटर्मिनेंट इंटू b, जो मैंने आपको कल बताया था, हाउ टू फाइंड द इनवर्स x इज इक्वल्स टू एडजॉइंट a अपॉन a डिटर्मिनेंट इंटू b। दिस इज द फर्स्ट मेथड, गॉस जॉर्डन मेथड। क्रैमर्स रूल में आपके पास 4 डिटर्मिनेंट्स आएंगे। फर्स्ट डिटर्मिनेंट विल बी a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 एंड c3। देन देयर विल बी डेल्टा 1। डेल्टा 1 में आपने क्या करना है, x की जगह पे कॉन्स्टेंट्स यानी कि d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। then there will be delta 2। delta 2 में y की जगह पे कांस्टेंट, so this will be a1 a2 a3 d1 d2 d3 c1 c2 c3। similarly there will be delta 3 which will be equals to a1 a2 a3, there will be b1 b2 b3 and here it will be d1 d2 d3। the value of x will be equals to delta 1 upon delta, y will be delta 2 upon delta and z will be delta 3 upon delta। कंडीशंस क्या थी इसमें, अब इसमें भी क्या हो सकता है, देयर कुड बी द कंडीशन फॉर नो सोल्यूशंस। कब, जब डिटर्मिनेंट ए क्या हो जाएगा 0। जब डिटर्मिनेंट ए 0 हो जाएगा तो मीन्स देयर विल बी नो सोल्यूशन होगा। अगर डिटर्मिनेंट क्या हो जाए 0 मीन्स देयर विल बी नो सोल्यूशन। और यहाँ पे क्या होगा, इफ डेल्टा इज नॉट इक्वल्स टू 0 मीन्स देयर विल बी अ यूनिक solution। okay, if delta is equals to 0 तो delta 1 is equals to delta 2 is equals to delta 3 is equals to 0 हो जाए तो means there will be infinite solutions। okay, and if delta equals to 0 and at least one of delta 1 delta 2 delta 3 is non-zero, this implies no solution will be there। okay, so these are the basic conclusions of the Gauss-Jordan method and Cramer's rule to find out to solve the system of linear equations using matrices and determinant methods। okay, so with this we are done with our matrices and determinants। from next lecture we'll start with our next topic। for the time you can solve your assignment, you can solve your NCERT, and if there is any problem you can chat that send that in the chat box। thank you।